तो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 5 ऑफ द PR यादव सीरीज़ और आज का हमारा टॉपिक है फीवर। फीवर मतलब बुखार, और इसको हम मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। तो क्या आपको बुखार हुआ है? नहीं, क्या आपको पायरेक्सिया हुआ है? ठीक है। तो फीवर जो होता है, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ अ साइन। ये आपने सबने सुना होगा कि फीवर कोई बीमारी नहीं होती, फीवर इज़ अ साइन, मतलब एक पता, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ इंसान को बीमारी हो सकती है। अब पता कैसे चलेगा किसी को बुखार हुआ है? तो उसके लिए क्या 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 मतलब तरीके हैं? तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या फिर अगर सेल्सियस में बात करें तो 37.2 डिग्री सेल्सियस जब होगा बॉडी टेम्परेचर है उसके अबव होगा, तब उसको हम फीवर कंसिडर करते हैं, पायरेक्सिया कंसिडर करते हैं। फीवर जो है हमारा इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ साइन। फीवर क्या है? हमारा कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक साइन है। ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मतलब बुखार कब आएगा, क्यों आएगा, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं? सबसे फर्स्ट रीजन होता है इन्फेक्शन, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का बैक्टीरियल, वायरल, कैसा भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तो बॉडी को लड़ना है। तो लड़ने के लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी का सिंपल सा मैकेनिज्म है कि अपना टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि बॉडी के अंदर की सेल्स को पता चले कि हाँ भाई बाहर से कोई चीज़ें आ गई हैं हमारी सेल में, उनको ख़त्म करने के लिए। तो पहला हो गया इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी मतलब किसी टाइप का कैंसर, ट्यूमर, कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ हो रहे हैं, तो भी हो सकता है। दूसरा क्या है हमारा? हीट स्ट्रोक या फिर डिहाइड्रेशन। मतलब हीट स्ट्रोक लग गया बहुत ज़्यादा, जैसे लू चलती है गर्मी की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है या बॉडी शॉक में चली जाती है, तो उस केस में भी फीवर आ जाता है। एलर्जिक रिएक्शन, आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गया, अगेन कोई बाहर की चीज़ आई है आपकी बॉडी में ना, तो उसकी वजह से फीवर हो गया। ठीक। क्रशिंग इंजरी, किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा चोट लग गई है उसकी वजह से हो सकता है। सर्जिकल ट्रॉमा, ठीक है, सर्जरी की वजह से जो चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, उससे हो सकता है। और वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण से भी फीवर हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ फीवर। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो फीवर जो होता है बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। अब एक एक करके हम स्टेजेस ऑफ द फीवर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ फीवर। ठीक है, स्टेजेस ऑफ फीवर में हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहला स्टेज होता है ऑनसेट या इन्वेजन। इस स्टेज में क्या होता है? बुखार चढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक, बढ़ता है बुखार धीरे धीरे करके। फीवर क्या होता है? इस स्टेज में इंक्रीज करता है, मतलब ऑनसेट हुआ, शुरुआत हुई है। दूसरा स्टेज होता है हमारा फेस्टिजियम या फिर स्टेडियम। फेस्टिजियम या स्टेडियम में क्या होता है? जो फीवर होता है हमारा एक पीक तक पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है? इट रीचेस टू अ सर्टेन पॉइंट या पीक, इट रीचेस टू पीक या मैक्सिमम कह सकते हो, मैक्सिमम होता है इसमें। ठीक, फेस्टिजियम या स्टेडियम में मैक्सिमम होता है। अब तीसरा फेज जो होता है हमारा डिक्लाइन या डेफरवेसेंस फेज होता है। डिक्लाइन या डेफरवेसेंस फेज में क्या होता है? जो फीवर होता है स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मतलब मैं बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। ठीक है, इन सब में इसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या है? डिक्लाइन या डेफरवेसेंस में धीरे धीरे करके गिरने लगता है। अब ये डिक्लाइन या डेफरवेसेंस 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो होता है क्राइसिस, ठीक, और दूसरा होता है लाइसिस। क्राइसिस में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रू क्राइसिस, ठीक, एक होगा ट्रू क्राइसिस आपका, दूसरा होगा आपका फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है? जो फीवर है धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और साथ ही साथ में आपके सिम्टम्स भी खत्म होने लगेंगे। ठीक, उसको हम बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। ठीक, और दूसरा हो गया हमारा फॉल्स क्राइसिस, मतलब इसमें फीवर तो कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे। जैसे कि हार्ट रेट जो है वो बढ़ गया तो हार्ट रेट कम नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है? स्लोली, जैसे कि 2 से 3 दिन में धीरे करके फीवर खत्म होगा और साथ ही साथ में सिम्टम्स भी दूर हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया? इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फीवर देखने को मिलते हैं। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास टोटल 7 टाइप हो। एक और टाइप होता है जिसमें जो कि होता है जिसको कि हम किसी में क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब तो कोई ओरिजिन हमें पता नहीं होता। ठीक, ओरिजिन अननोन होता है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन उसको बोलते हैं, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन करके होता है। ठीक है, ये लास्ट होता है हमारा
टोटल 8 टाइप्स हमने मान लीजिए 8 टाइप्स ले लिए। पहला होता है हमारा कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूस फीवर। कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूस फीवर में क्या होता है कि मतलब लगातार फीवर आ रहा है, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर का, मतलब कोई अंतर नहीं आ रहा, लगातार फीवर आ रहा है। और डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, जैसे कि एक बार मेरा टेम्परेचर मतलब एक बार मेरा टेम्परेचर हो सकता है 100 है और दूसरी बार मेरा टेम्परेचर 103 है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन फीवर लगातार है, कॉन्टिन्यूसली बना हुआ, ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर का नहीं आ रहा। ज़्यादा वेरिएशन आएगा तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का वेरिएशन आ रहा है। दूसरा होता है हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो अप जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री से ज़्यादा का वेरिएशन होता है इसमें, ठीक है, टेम्परेचर अप या डाउन जाएगा, ठीक। फिर इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि इसमें भी वेरिएशन होगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर अप जाएगा, डाउन जाएगा, लेकिन 24 घंटे में एक बार नॉर्मल भी होगा टेम्परेचर, ठीक है, वंस इन 24 आवर्स इंटरमिटेंट फीवर में टेम्परेचर नॉर्मल भी जाएगा। लेकिन यही आपका रेमिटेंट फीवर में टेम्परेचर नॉर्मल नहीं जाएगा, ठीक। इन्वर्स फीवर में क्या होता है, नॉर्मली जो मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम में हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी इतना चलती नहीं है, एक्सरसाइज या कुछ ऐसा कुछ काम एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मसल एक्टिविटी, और शाम में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन इन्वर्स फीवर के केस में उल्टा होता है, इन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा, मॉर्निंग टाइम में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा और शाम के टाइम में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उसको हम इन्वर्स फीवर की कैटेगरी में लेते हैं। हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर का मतलब हो गया जैसे कि वो स्विंग नहीं होता झूला, एक उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक उसका लोएस्ट पॉइंट होता है। इस तरीके से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वैरी करेगा, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये लोएस्ट पे पहुंचेगा, फिर ये हाईएस्ट पे पहुंचेगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं हेक्टिक या फिर स्विंगिंग फीवर, ठीक। इसके बाद हमारा छठा टाइप है रिलैप्सिंग फीवर या रिकरेंट फीवर। रिलैप्सिंग या रिकरेंट फीवर में क्या होता है, ये 1 या 2 दिन बाद में, मतलब 1 या 2 दिन के लिए नॉर्मल होगा फीवर, ठीक है, जैसे कि 3-4 दिन लगातार फीवर हो रहा है, उसके बाद 1 या 2 दिन के लिए नॉर्मल होगा, फिर वापस से फिर हो जाएगा फीवर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिलैप्सिंग या रिकरेंट, मतलब वापस से बार बार ही फीवर हो रहा है। इरेगुलर फीवर वो होगा जिसको कि क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन से टाइप का फीवर है। इरेगुलर फीवर डज नॉट क्लासीफाई, ठीक है, कि कौन से टाइप का फीवर है। इसके बाद एक होता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसका कि मतलब फीवर 2-3 वीक तक आ रहा है, 3 वीक से ज़्यादा भी आया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो फीवर किस वजह से आया है, सारे टेस्ट कराए लेकिन पता नहीं चल रहा है किस वजह से हमारा ये फीवर आया है, ठीक है। तो हमने क्या कौन से टाइप्स ऑफ फीवर पढ़े, एक कांस्टेंट फीवर पढ़ा, कॉन्टिन्यूस फीवर पढ़ा, रेमिटेंट फीवर पढ़ा, इंटरमिटेंट फीवर पढ़ा, इन्वर्स फीवर, हेक्टिक स्विंगिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, रिकरेंट फीवर एंड इरेगुलर फीवर, ठीक है। और एक लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो है हमारा फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी की फीवर किस वजह से हो रहा है। इसके बाद हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, हमारे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है, रीसेटिंग, हम फ़ोन में सेटिंग करते हैं ना, फ़ोन में वापस से रीसेट कर देते, तो उनका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स जो होते हैं वो रीसेट हो जाते हैं एट द हायर टेम्परेचर, जो कि होते हैं हाइपोथैलेमस में। क्यों हो जाते हैं हायर टेम्परेचर्स में, क्योंकि इंटरल्यूकिन्स रिलीज होने लगते हैं, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 के रिलीज होने की वजह से उनका टेम्परेचर हाई लेवल पे सेट हो जाता है, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के रिलीज होने की वजह से सेट हो जाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है WBC से रिलीज होते हैं, ठीक है। इतना अभी के लिए इतना काफ़ी है कि मतलब इतना जानना कि ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी ग्रेड्स ऑफ फीवर होते हैं। ग्रेड्स ऑफ फीवर जानने के बाद हम राइगर फीवर के बारे में पढ़ेंगे, राइगर के स्टेजेस देखेंगे, उसके बाद हम केयर कैसे करनी है हमें हमारे पेशेंट की ड्यूरिंग द फीवर वो पढ़ेंगे। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड्स ऑफ द फीवर। It's hard to rub. Grades of fever. इसके बाद हमारा आता है ग्रेड्स ऑफ द फीवर। ग्रेड्स ऑफ द फीवर में कौन कौन से हमारे ग्रेड हैं। सबसे पहला हमारा लो पायरेक्सिया है, मतलब
कम बुखार या हल्का बुखार कब मानेंगे? तो अगर 99 से लेके 100 के बीच में आ रहा है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आ रहा है, तो लो पायरेक्सिया में आ गया। मॉडरेट पायरेक्सिया मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हाई पायरेक्सिया के लिए, हाई फीवर के लिए 103 से लेके 105 तक होना चाहिए। और हाइपर पायरेक्सिया मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपरथर्मिया की कंडीशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरथर्मिया की कंडीशन, ठीक है। तो हाइपरथर्मिया के लिए 105 डिग्री से अबव होना चाहिए फीवर। सब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, मतलब नॉर्मल से बिलो, उसको बोलते हैं सब नॉर्मल, ठीक है। तो 95 से लेकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें हम नॉर्मल, इसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं। अगर किसी पेशेंट का 95 से 98 के बीच में आता है, उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद हाइपोथर्मिया कंडीशन कब होती है, मतलब जब टेम्परेचर आपका बॉडी का कम होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो वो कब होता है, बिलो 95 डिग्री। 95 से नीचे अगर टेम्परेचर है तो वो हो गया हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में भी 3 क्लासेस हो गए, जैसे कि एक माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया कब से कब तक होता है, 90 से लेकर 95 तक होता है माइल्ड, ठीक। मॉडरेट होता है 86 से लेकर 96 तक, और 86 से नीचे अगर टेम्परेचर चला गया है तो उसको बोलते हैं हम सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइगर फीवर के बारे में, ठीक है। राइगर फीवर के स्टेजेस देखेंगे, और उसके बाद उसका मतलब उसकी केयर देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है राइगर फीवर। राइगर फीवर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राइगर फीवर में क्या होता है, जैसे कि वो सडनली होता नहीं है, सडनली बिल्कुल आपकी बॉडी कांपने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है, बिल्कुल ठंडा महसूस होता है, तो वही होता है राइगर फीवर, ठीक है। सडन शेकिंग चिल, पैरोक्सिमल सडन शेकिंग चिल ऑफ द बॉडी और इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसको बोलते हैं राइगर फीवर। मतलब सडनली बॉडी बिल्कुल ठंडी लगने लगेगी, कांपते कांपते बुखार चढ़ जाएगा, ठीक, उसको बोलते हैं राइगर फीवर। अब इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं राइगर फीवर के। पहला स्टेज होता है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, शिवरिंग, बॉडी कांपती है, शिवर करती है। टैकीकार्डिया होता है, मतलब पल्स जो रेट होगा, वो हार्ट रेट जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक। टैकीकार्डिया होगा, और इंसान को ठंडी लगती है, कूल फील करता है। तो उस स्टेज में हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को या जिसको भी फीवर हो रहा है उसको हमें ब्लैंकेट, कुछ कपड़ा, कुछ ओढ़ने के लिए देना है, ताकि, ठीक है, ताकि उसको ठंडी ना महसूस हो। और इसमें टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, 103 डिग्री तक भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है हमारा हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में जब पेशेंट आ जाएगा हमारा, तब क्या होगा, उसको वो कपकपाहट और शिवरिंग बंद हो जाएगी, उसको गर्मी लगने लगेगी, ठीक है, क्योंकि हॉट स्टेज में आ चुका है। और वो रेस्टलेस, हॉट, ड्राई, बिल्कुल उसके लिप्स वगैरह सब ड्राई हो जाएंगे, ऐसा फील करेगा। और उसका टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है स्टेज में। तो स्टेज में हमें क्या करना है, उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग मतलब उसको ठंडे पानी में कपड़े को भिगो के या पट्टी को भिगो के उसके माथे पर रखना है, ताकि उसके ब्रेन तक भी वो फीवर मतलब ट्रांसमिट ना हो। इसका थर्ड स्टेज आता है हमारा स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज में क्या होगा, जो पेशेंट होगा, अब इसका ये जो होता है लास्ट टर्मिनेटिंग स्टेज होता है, इसमें पेशेंट जो होगा उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, डायफॉरेसिस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेट करेगा, और टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करने लगेगा। इस स्टेज में ना पेशेंट के शॉक में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो खास करके आपको स्वेटिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा पेशेंट का ध्यान रखना है। अभी और लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि केयर कैसे कैसे करनी है पेशेंट की फीवर के दौरान। फीवर के दौरान क्या क्या केयर करनी है, तो फीवर के दौरान पेशेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो पेशेंट शॉक में जा सकते हैं, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, ठीक। तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फीवर के दौरान जो पेशेंट की डाइट बहुत ध्यान रखना है। डाइट इनटेक जो है वो ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करेगा, तो उसका न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स वगैरह पे ध्यान देने, और जिसका फ्लूइड मेंटेन बहुत ज़रूरी है, वरना पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो 3000 ml मतलब पर डे का हमें एक फ्लूइड मेंटेनेंस उसका रखना है। अगर नहीं भी ले रहा है तो हमें उसको बाहर से बॉटल चढ़ानी है, कैसे भी हमें उसका फ्लूइड मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्वेट करे तो उसके कपड़े चेंज करने हैं, स्पॉन्जिंग करनी है, तो ये सब चीज़ों का चीज़ों का हमें ख्याल रखना है पेशेंट का, ठीक है। अगर पेशेंट जब स्वेट कर चुका है तो उसके कपड़े अगेन चेंज करने हैं। पेशेंट को ब्लैंकेट चाहिए तो उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है, उसको क्या कहते हैं, अगर जब वो हॉट स्टेज में, उसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मतलब ठंडी चीज़ें थोड़ा सा प्रोवाइड कर सकते हैं। जब वो कोल्ड स्टेज में है तो उसको कुछ गर्म चीज़ें प्रोवाइड करें, और
उसको स्वीट मतलब थोड़ा मीठा कुछ पीने के लिए जूस दें, तो उसको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो अपनी पेशेंट केयर बहुत ढंग से करना है। बाकी आज का टॉपिक ये यहीं तक का था, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पल्स है, देन रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर, इसको कवर करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।